Hello everyone, welcome back to my channel. So for our Hindi audience, let's go into the SAP screen and understand more on account assignment and item categories. Let us also explore some database tables where we can get these account assignment categories and item categories. So let's start. These are database tables, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट टेबल बोलते हैं जो भी है, तो वी हैव टू लुक फॉर ट्रांसपेरेंट टेबल। तो जो भी डेटा सेव होता है एसएपी में वो ट्रांसपेरेंट टेबल्स में सेव होता है। तो परचेज डॉक्यूमेंट के आइटम का डिटेल्स ईकेपीओ में सेव होगा। उसमें परचेज डॉक्यूमेंट नंबर होगा, आइटम होगा, ठीक है, मटेरियल नंबर होगा, प्लान, कंपनी कोड, सोर्स लोकेशन, सारा कुछ होगा। जो आइटम लेवल का सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। कोई भी पीओ आप डाल दो यहाँ पे, उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मुझे चाहिए ये के, दिस इज द फील्ड के एंड टीटीपी, दिस इज द फील्ड फॉर अकाउंट असाइनमेंट, ठीक है। तो ए का जो फील्ड है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये सब फील्ड्स है, ठीक है, कि ए इज फॉर एसेट, ठीक है। तो एसेट मतलब मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ पीपीटी से, एसेट इज फॉर प्रोक्योरिंग द एसेट। तो अब मैं जब एसेट प्रोक्योर करूंगा तो मैं इस फील्ड पे क्या डालूंगा, ए डाल दूंगा, ठीक है। सी इज फॉर सेल्स ऑर्डर, एफ इज फॉर ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर, एफ इज फॉर इंटरनल ऑर्डर, के इज फॉर कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जैसे कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, हाउस कीपिंग सर्विसेज है, उसके लिए कुछ प्रोक्योर कर रहा हूं मैं, तो दैट इज एन एसेट, कॉस्ट सेंटर, सॉरी, तो वो कॉस्ट सेंटर है। तो पैसा कॉस्ट सेंटर देता है, तो यू नो, तो जो भी हम परचेस कर रहे हैं, कॉस्ट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दैट अमाउंट, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर का जो जीएल होता है वहां से डिडक्ट होता है, जो भी अकाउंट होता है कॉस्ट सेंटर का जो अकाउंट होता है वहां से डेबिट होता है वो, ठीक है। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट जिसके अंदर है प्रोजेक्ट से डेबिट होगा, मतलब प्रोजेक्ट के जीएल से डेबिट होगा यहाँ पे, इस वाले पे, मतलब जनरल लेजर जो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज प्रोजेक्ट। अब कॉस्ट सेंटर के जीएल से कॉस्ट सेंटर वाला पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक जीएल अलग होता है, ऑर्डर सब बनाते हैं, तो जैसे बजट होता है, ऑर्डर मतलब जैसे कि हर काम के लिए हम बजट एलोकेट करते हैं, तो एक ऑर्डर बनता है, इंटरनल ऑर्डर, तो इट्स एन एफआई ऑर्डर, एंड वहाँ पे एक पर्टिकुलर काम के लिए बजट एलोकेट होता है, तो उसके लिए भी बजट भी, तो पैसा की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी एक जीएल होगा, तो उस जीएल से डिडक्ट होता है। तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट पे वो टैग होता है, अगर हमने ऑर्डर को दिया है तो। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर मतलब क्या, एक सेल्स ऑर्डर आया है, उसके लिए मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मुझे सेल्स ऑर्डर को फुलफिल करना है, कस्टमर से कुछ आया है, तो मुझे कुछ पार्ट्स चाहिए उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, तो मैं खरीद के कुछ, मतलब है ना, खरीद के मैं उसको प्रोड्यूस करके फिर सेल बेचता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं, तो वो सेल्स ऑर्डर को टैग करना पड़ेगा। एसेट मतलब कोई सा भी मशीनरी हो गया, ठीक है, लेथ मशीन हो गया, कोई सा भी मशीनरी, दीज आर ऑल एसेट्स। तो एसेट प्रोक्योर करना है तो एसेट को टैग करना पड़ेगा ए पे, जो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है, दिस वन अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ए जो फील्ड है उसमें ए करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो, मैं सिलेक्ट करूं जैसे मैं क्या करूंगा, तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो आई वांट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पीओ चाहिए, इबलिन इज पीओ, ठीक है। तो मुझे पीओ नहीं, मतलब परचेज डॉक्यूमेंट है, इस फॉर दिस केस इट इज परचेज ऑर्डर। तो मुझे वो परचेज ऑर्डर्स चाहिए जिसका ये फील्ड ब्लैंक नहीं हो, ठीक है, ये क्लियर है ना। मैं ईकेपीओ में बोल रहा हूँ कि के एनटीटीपी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब जो भी परचेज ऑर्डर्स आएंगे यहाँ पे, उसका ये फील्ड ब्लैंक नहीं होगा, मतलब इसमें वैल्यू होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लांट दूंगा, मान लो मुझे एक प्लांट को एक्सक्लूड करना है, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दूंगा, नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो रेंज करना होगा, मल्टीपल प्लांट्स को करना है, तो मल्टीपल सिलेक्शन है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड सिंगल वैल्यूज और एक्सक्लूड रेंजेस। अगर मुझे रेंज सिलेक्ट करना है तो रेंज कर सकता हूँ एक्सक्लूड, सिंगल वैल्यूज करना है तो वो सिंगल वैल्यूज करना है, आई कैन सिलेक्ट, ठीक है। तो कोई प्लांट, ये प्लांट का वैल्यू देखो, दिस इज फॉर प्लांट, तो कौन कौन से प्लांट को एक्सक्लूड करना है यहाँ पे लिस्ट कर दो। रेंज एक्सक्लूड करना है तो रेंज यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे रेंज कर सकते हो, सिंगल वैल्यूज के भी रेंज, मतलब कि मुझे सिर्फ दो ही चाहिए, या रेंज नहीं चाहिए, दो चाहिए, तो सिंगल वैल्यूज में 1 2 3, तो यहाँ से भी आप नॉट इक्वल टू ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देना पड़ेगा, तो कोई सा भी एक प्लांट आप डाल दो कि जो मुझे नहीं चाहिए, मान लो यहाँ से सर्च कर लो आप, तो इस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए ये फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी परचेज ऑर्डर मिलेगा
वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है कि हो सकता है कि डेटा टेबल में डेटा ना हो, तो हमेशा न्यू एंट्रीज को देखना, सॉरी नंबर ऑफ एंट्रीज को देखना है। तो यहाँ पे देखो 300 एंट्रीज है जहाँ पे ये फील्ड ब्लैंक नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा ही जो भी फिल्टर्स करूंगा, नॉट इक्वल टू जो भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करने पे वो आता है, वो पॉपअप, तो वहां से कर सकते हैं। तो अब मैं रन करूंगा इसको, ठीक है। तो ये देखो सारे में क्या होगा, ये जो फील्ड है के एन टी टी पी दैट वुड नॉट बी ब्लैंक। तो वो कहाँ होता है के एन टी टी पी, देखो ये देखो, ये ना के एन टी टी पी। तो इसको ना ड्रैग करके हम आगे भी ला सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए पहले, देखो यहाँ पे मैं यहाँ ला दे देता हूँ, ठीक है। देखो तो मैं इसमें ड्रैग करके मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो जैसे ये के है, तो के इज फॉर कॉस्ट सेंटर, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो के इज फॉर कॉस्ट सेंटर मतलब दिस इज द इबलिन। इबलिन मतलब हमेशा परचेज ऑर्डर होता है या परचेजिंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो लेट्स चेक दिस वन, ME23N पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो परचेज ऑर्डर है वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये दिस इज अ नॉर्मल परचेज ऑर्डर, ठीक है। ये मटेरियल 4 है, 4 नंबर मटेरियल है। अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सो ए एंड आई, ठीक है। दिस इज द मटेरियल, दिस शॉर्ट टेक्स्ट पीओ है, दिस वन ए इज के। अब के इज क्या है हमारा, देखो यहाँ पे भी दिखेगा के इज फॉर कॉस्ट सेंटर, मतलब मैंने प्रोक्यूरमेंट किया है कॉस्ट सेंटर के लिए, ठीक है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये वाला टैब। सो अगर ये ए इज ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल परचेजिंग है, कोई भी अकाउंट, कोई भी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर के लिए नहीं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, स्पेसिफिक कोई सेल्स ऑर्डर के लिए, नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट है, तो उस केस में दोनों ब्लैंक होगा, ए भी ब्लैंक होता है, आई भी ब्लैंक होता है। जो नॉर्मल जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, ये सब जब हम प्रोक्योर करते हैं तो दिस टू इज ब्लैंक, ठीक है। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर के लिए करना है तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर, किस कॉस्ट सेंटर के लिए। तो जब कोई भी परचेज ऑर्डर में आप देखते हो कि ए और आई ब्लैंक है, तो आपको ये टैब नहीं आएगा, जो अकाउंट असाइनमेंट जो टैब है दैट विल नॉट बी देयर इफ दिस एंड दिस इज ब्लैंक, ठीक है। समझ में आ गया ना, जब अकाउंट असाइनमेंट ब्लैंक होता है तो ये टैब नहीं होता है। जब भी आप कोई अकाउंट असाइनमेंट को टैग करते हो परचेज ऑर्डर में, दिस अकाउंट असाइनमेंट टैब विल बी एक्टिव। अब बाय लॉजिक मैं अगर देखूं तो क्या होना चाहिए, जैसे एसेट है, अगर मान लो ए है ये, तो मतलब क्या है, टैब खुल रहा है, मतलब क्या, इसका डिटेल्स ही डालना पड़ेगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एसेट परचेस कर रहा हूं, तो कौन से जीएल है, कौन सा एसेट है, क्या नंबर, ये सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। कॉमन है ये, ठीक है, लॉजिकली अगर स्पीकिंग। तो अगर मैं ये सेल्स ऑर्डर देता हूँ, सेल्स ऑर्डर टैक्सी इवॉल्व करता हूँ, तो क्या वो सेल्स ऑर्डर का डिटेल्स चाहिए होगा मुझे, तो अकाउंट असाइनमेंट टैब में वो डिटेल्स होगा सेल्स ऑर्डर के। अगर ऑर्डर है इंटरनल ऑर्डर, तो एफ करूंगा तो इंटरनल ऑर्डर देना पड़ेगा मुझे, राइट। अब कॉस्ट सेंटर है, तो भाई किस कॉस्ट सेंटर के लिए प्रोक्योर कर रहे हो, कौन सा जीएल है, तो वो कॉस्ट सेंटर का डिटेल्स नीचे होगा। तो जिस तरह का अकाउंट असाइनमेंट है हम टैग कर रहे हैं ऊपर, उसका डिटेल्स नीचे डालना पड़ेगा। देखिए क्या देखते हैं, जैसे नेटवर्क हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब चीज। देखो अब देखो, लेट्स कम टू दिस टैब। देखो इसमें क्या है, के इज फॉर कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक जीएल अकाउंट आया, एक कॉस्ट सेंटर नंबर आया, तो कॉस्ट सेंटर नंबर इज दैट कॉस्ट सेंटर। तो जब एफआई जब कस्टमाइजिंग करते हैं तो वो सारे जीएल बना देते हैं, तो सारे जो भी जीएल्स हैं, जनरल लेजर अकाउंट, वो सारा बन जाता है, ठीक है। तो इसको टैग करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं दे भी सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ब्लैंक है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है। तो जीएल, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज व्हाट, इज अ लिस्ट ऑफ जीएल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये एफआई का डेटा है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज लिस्ट ऑफ जीएल्स, जनरल लेजर अकाउंट, ठीक है, और इट इज असाइन टू कंपनी कोड, ठीक है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, लिस्ट ऑफ जीएल्स, जीएल मतलब ये सारे जो भी अकाउंट है, ये सारे नंबर्स, तो वो एक एक अकाउंट होता है, जनरल लेजर अकाउंट।
और कंपनी कोड का असाइन होता है। तो अब कॉस्ट सेंटर जो बन रहा है, यहाँ पे अकाउंट जीएल अकाउंट नंबर मैं डाल सकता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मान लो यहाँ पे डाल दिया। जैसे अगर CAIN है तो उसका अकाउंट नंबर हम उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से लिंक होता है ये, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो भी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कॉस्ट सेंटर के लिए प्रोक्योर कर रहा हूँ। तो यूजर जब बनाता है ये डॉक्यूमेंट तो ही हैज द इन्फॉर्मेशन कि भाई कौन सा GL है, कौन सा कॉस्ट सेंटर है, किसके लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कंट्रोलिंग एरिया है FI का जो पार्ट है, तो वो ऑटोमेटिक टैग हो जाता है। तो लिंक होता है, ये सारा FI का ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। कौन सा फंक्शनल एरिया है वो उठ के आ जाता है, पॉपुलेट होता है। कौन सा कंट्रोलिंग एरिया वो होता है, कंपनी कोड यहाँ पे ऑलरेडी है, हेडर में ऑलरेडी है कंपनी कोड, यहाँ पे भी आ जाता है सेम चीज। तो कॉस्ट सेंटर के लिए गिव द कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, ठीक है। तो जब भी मैं इसमें एंट्री करूंगा, इस वैल्यूज को भी एंट्री करूंगा, तो ये टैब खुलता है और इसके लिए हम डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पैसा जो होता है वो इस GL से माइनस होता है। तो इट इज फाइल लिंक कि कहाँ किस के लिए है, ठीक है। के नहीं है तो स्टैंडर्ड है तो स्टॉक अकाउंट से जाएगा। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए है, कोई एसेट के लिए, तो एसेट का जो GL है वहां से डेबिट होता है पैसा। तो इस तरह से, तो कॉस्ट सेंटर है तो कॉस्ट सेंटर विल पे इट। तो जो भी कॉस्ट सेंटर है ही विल पे इट, ठीक है ना। अब देखो कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ और देखो, यहाँ पे ये कौन सा है, के है, ठीक है। अब देखो एसेट की बात करें तो ये वाला एसेट नंबर है ना, देखो ये है। तो लेट्स टॉक अबाउट एसेट। अगर मैं एसेट करूंगा तो क्या डिटेल्स होती है पॉपुलेट। अब यहाँ पे मैं दूसरा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए टैग्ड है, राइट, या ब्लैंक है, ये टैग्ड है। तो ए में भी ये देखो खुला है अकाउंट। अब देखो अकाउंट असाइनमेंट में क्या होता है, एसेट, ये क्या है, एसेट नंबर होता है, देखो यहाँ पे। तो इससे डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट खुलता है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी कोड हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी है, मतलब कितना नेट वैल्यू, कौन सा GL है, कौन सा ऑर्डर है, तो वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। जो भी आपका है, तो क्वांटिटी 5 क्वांटिटी, तो ये GL को अकाउंट से डेबिट मतलब वो जाएगा। और ये एसेट नंबर है, तो यहाँ से जाके एसेट नंबर में क्लिक कर सकते हैं। देखो ये कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज एन एसेट, ठीक है। उसका अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए ये है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। यू कैन गो कॉस्ट सेंटर मेरा ये है, प्रॉफिट सेंटर ये है, ओरिजिन ये है, ठीक है, डिप्रेशन एरिया। तो ये सब चीज फाइनेंस का अकाउंटिंग है। तो जो भी है एसेट मास्टर है, तो दिस इज अ मास्टर डेटा ऑफ एसेट। तो वो एसेट मास्टर को टैग करना पड़ता है कि भाई कौन सा एसेट है, तो वो कौन सा क्लास का एसेट है, इज कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एवरी कंप्यूटर लैपटॉप इज एन एसेट, ठीक है। तो मुझे वो एसेट टैग करनी पड़ेगी। और GL अगर मान लो नहीं होता है तो मुझे ऑटोमेटिक पॉपुलेट होना चाहिए, कितने क्वांटिटी चाहिए इसे, तो वो सारा कुछ डालना पड़ता है A की वजह से, ठीक है। क्लियर ये वाला? यस सर। ठीक है। अब देखो कुछ एक और जो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे काम है। देखो एक है तुम्हारा कॉस्ट सेंटर, F कर सकते हैं ना, U इज फॉर अननोन। हमको U इज फॉर अननोन, तो अननोन हम नहीं डालते हैं, इट्स नॉट वैलिड, तो अननोन नहीं करेंगे। अच्छा F इज फॉर, अच्छा F देख लेते हैं, ठीक है। तो F इज फॉर इंटरनल ऑर्डर, राइट। तो अगर मैं ये परचेज ऑर्डर खोलता हूँ तो इसी स्क्रीन पे जाके ये वाला पार्ट करके, ये वाला देखो ये F है। अगेन अकाउंट असाइनमेंट टैब खुल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो GL अकाउंट है और ऑर्डर नंबर है। दिस ऑर्डर, F हमने देखा क्या, ऑर्डर। सो ऑर्डर इज दिस वन, F इज ऑर्डर, सो दिस एन इंटरनल ऑर्डर। तो वो ऑर्डर को टैग करना पड़ेगा। तो 30 और इस ऑर्डर के तीसरे लाइन आइटम पे इसका बजट है, मतलब ये मटेरियल का जो भी है वो बजट है। तो वो GL अकाउंट कंट्रोलिंग एरिया वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाता है। तो आई हैव टू टैग दिस। तो अगर मैं ये इसको एंट्री नहीं करता हूँ, इफ आई चूज टू मेक दिस फील्ड ब्लैंक, तो फिर नहीं होगा, फिर तो सेव करने नहीं देगा। तो हम बोलेगा कि यू हैव टू टैग एन ऑर्डर, क्योंकि अब आपने F दिया है तो F को टैग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंदर जाओगे तो यू कैन ओपन द ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इसका प्रोडक्शन ऑर्डर है, सॉरी, हाँ, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए हम प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इंटरनल ऑर्डर भी होता है, तो मतलब ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये मटेरियल, ठीक है। तो कौन सा असाइनमेंट है, किस कंट्रोलर है, प्रोडक्शन प्लान कौन सा है, MRP एरिया कौन सा है, ये सब चीज प्रोडक्शन ऑर्डर है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसका इंटरनल ऑर्डर भी होता है F के लिए, कहीं कहीं बजट भी अलोकेट होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में हम ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, ठीक है।
अब ये देखो इतना सा क्या है, बड़ा भी हो सकता है ऑर्डर, तो ऑर्डर कैन बी एनी ऑर्डर। देखो यहाँ पे अगर F1 करूंगा ना, दिस इज एन ऑर्डर नंबर, तो एक जेनेरिक एक ऑर्डर नंबर है, तो इट कैन बी अ प्रोडक्शन ऑर्डर, इट कैन बी एन इंटरनल ऑर्डर एज वेल। ठीक है, अब ऑर्डर को जाओ तो ये है, तो ऑर्डर इज दिस वन। ठीक है, तो इसमें ये है मतलब कि आइदर कैन बी प्रोडक्शन ऑर्डर और अ इंटरनल ऑर्डर। तो प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए हम कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, जो एसेट है हमारा, मतलब जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट प्रोक्योर, मतलब कुछ मैं कुछ बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ माल चाहिए, तो मैं ऑर्डर को टैग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उस ऑर्डर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसको परचेज करके मैं उसी प्रोडक्शन लाइन पर भेजूंगा। तो वो रिक्वायरमेंट है ये, कि वो प्रोडक्शन वाले को टैग कर दो जिसके लिए आप प्रोक्योर कर रहे हो। ठीक है, तो वो ऑर्डर प्रोडक्शन वाले जो भी है वो पैसा वो एडजस्ट हो जाता है, इस जीएल के साथ एडजस्ट हो जाता है पैसा। तो इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है, एसेट हमने देख लिया, और क्या हो सकता है इसमें, कॉस्ट सेंटर देख लिया। अच्छा प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं, हाँ प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। पी, जैसे पी का कुछ मिले तो देखो पी में क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा है कि पी कहाँ है, तो इसको मैं क्लिक करके ये फिल्टर होता है, देखो यहाँ पे कहाँ फिल्टर, ये फिल्टर देखो, दिस वन फनल टाइप्स है। फिल्टर में अगर मैं इसको, मैं आई कैन सर्च कि क्या मेरे पास पी है, पी इसको देखो यहाँ पे पी है नीचे, तो मैं अगर पी करता हूँ तो इसमें से सिर्फ पी आ जाएगा, कि एंटिटी पे मैंने फिल्टर मारा पी का, तो ओनली पी के आएंगे। ठीक है, सारे पी के आ गए। तो पी का देखो यहाँ पे क्या है, इसका परचेज ऑर्डर खोलूंगा और इसमें ये देखो, ठीक है, तो ये पी है। तो पी इज फॉर व्हाट, इट्स फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, पी यहाँ पे देखो क्या है, दिस फॉर प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट को टैग करना पड़ता है, देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी जीएल अकाउंट है, कंट्रोल कीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट डब्ल्यूपीएस एलिमेंट, तो डब्ल्यूपीएस एलिमेंट इज व्हाट, इज अ प्रोजेक्ट कोड। अगर आप इस पे F1 करेंगे तो इट इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका एलिमेंट है, मतलब कि कौन कहाँ पे काम चल रहा है, डब्ल्यूपीएस एलिमेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट कोड। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या कुछ मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, रिपेयर का कुछ है, नॉर्मली प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के ज्यादा होते हैं, जो कोई सा प्रोजेक्ट में होता है, या फिर कोई जैसे होता है ना, कोई मेरा कोई कंसल्टिंग है, तो मैं कंसल्ट कर रहा हूँ कहीं ट्रेनिंग का लिए है, प्रोजेक्ट है, उसका भी हो सकता है प्रोजेक्ट कोड। तो डब्ल्यूबीएस की एलिमेंट अगर बात करें तो इट इज individual structural element in a work breakdown structure representing the hierarchical organization of an R3 project, describes either a concrete task or a partial one that can be further subdivided। ठीक है, तो वो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट है, मतलब काइंड ऑफ प्रोजेक्ट की, मतलब वो हमेशा ही डब्ल्यूबीएस एलिमेंट डालना पड़ेगा। ये टैब एक्टिवेट हो जाता है जब भी पी डालोगे, तो उसका डब्ल्यूबीएस एलिमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं F4 करूंगा तो किस टाइप्स के होते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं 500 एंट्रीज ही मार्क करूं तो देख लेते हैं क्या किस तरह का है डब्ल्यूबीएस में। देखो तो ये टास्क वाइज होता है, डब्ल्यू फॉर टास्क, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, मतलब एक आईटी प्रोजेक्ट के अंदर भी हम टैग कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कैन बी एन आईटी प्रोजेक्ट एज वेल। तो ब्लू प्रिंटिंग, स्कोपिंग के लिए मैं कुछ फंड एलोकेट कर रहा हूँ, या फिर प्रोक्योर कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो है रिलीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किक ऑफ, गो लाइव। ठीक है, ये सारे के लिए कुछ 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 प्रोक्योर कर रहा हूँ, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि इसके नीचे ये सब कुछ होता है, प्रोजेक्ट जो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट हम करते हैं इसमें वो है देखो ये है सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट है, कुछ इंटरनल वर्क, इलेक्ट्रिसिटी का काम, कुछ प्लम्बिंग का काम है, फाउंडेशन, एक्सकवेशन, ठीक है, मेशनरी वर्क, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, फाउंडेशन, ये सारा कुछ है। तो दीज आर नॉर्मली प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को टैग करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी काम के लिए, प्लम्बिंग काम के लिए, कुछ किसी काम के लिए, बिल्डिंग फिनिशेस सब काम के लिए मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ, तो मुझे वो प्रोजेक्ट को टैग करना पड़ेगा वहां पे। तो डब्ल्यूबीएस एलिमेंट इज दैट हियर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दैट आई हैव टू टैग, और उसके लिए सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कंट्रोलिंग एरिया का टैग ये होता है, केएल अकाउंट, फंक्शन एरिया, तो दैट मोस्ट प्रॉब्ली इट इज इट
क्या बोलते हैं, इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो फिल्टर बनता है ना, इसको डिलीट करना पड़ता है, फिर यहाँ पे जाके ना, सॉरी, यहाँ पे जाके इसको डिलीट, यहाँ पे इसको बैक कर दो, यहाँ पे लेके आओ, तो फिर बैक चला जाएगा उसके नीचे, फिर से उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे फिल्टर करो दोबारा से, अगर कुछ मिलता है, हमको सी चाहिए ना, सी कुछ मिलता है, तो सी कुछ है नहीं, जो भी है, तो वो सेल्स ऑर्डर है, तो वो सी का है सेल्स ऑर्डर। तो अच्छा, क्यू में भी देख सकते हैं, तो क्यू इज ऑल्सो, देख लेते हैं अगर इन द मीनवाइल। तो क्यू के लिए ये दो है, मान लो ये वाला मैं खोलता हूँ, तो देखो यहाँ पे वो है पी और क्यू है, पी फॉर प्रोजेक्ट, क्यू इज फॉर सेकंड लाइन आइटम। देखो यहाँ पे मल्टीपल लाइन आइटम्स है ना, तो यहाँ पे भी देखो 3 लाइन आइटम यहाँ होगा, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 होगा। तो फर्स्ट के लिए ये है, सेकंड के लिए इसमें देखना अच्छा पड़ेगा, चेंज हो जाएगा, थर्ड के लिए थर्ड होगा, ठीक है। एक के लिए सिर्फ एक होता है, अगर 5-10 लाइन आइटम है तो हर लाइन आइटम के डिटेल्स हम देख सकते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से, ठीक है। तीसरे के लिए अब क्यू 2 है, तो मैं 2 जाऊंगा यहाँ पे, देखो 2 में भी क्या है, WS एलिमेंट है यहाँ पे। तो 2 इज व्हाट, प्रोजेक्ट मेक टू ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट मेक टू ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो किस प्रोजेक्ट को टैग करना है, ठीक है, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें GL अकाउंट, एक सेल्स ऑर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ देखो, जहाँ जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, दीज आर चेंजिंग, राइट। यू डिड यू विटनेस कि यहाँ पे कभी कभी फील्ड ज्यादा होते हैं, कभी भी फील्ड्स कम होते हैं, राइट। Yes, sir. या तो यहाँ पे जब भी मैं चेंज करूंगा अकाउंट असाइनमेंट, तो रिलेटेड फील्ड चेंज होता है, कुछ फील्ड्स हाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे मान लो कि एसेट का जरूरत नहीं है, कॉस्ट सेंटर का जरूरत नहीं है, तो वो नहीं होता है फील्ड्स, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट जरूरत होता है वही फील्ड्स आते हैं, ठीक है। तो दिस कीप्स चेंजिंग एज एन व्हेन यू चेंज द अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी Yes. WS एलिमेंट वो है, आई कैन टैग इट, तो उस तरह से ही होगा, जैसे वो तो कॉमन ही लिस्ट आएगा जो हम देख रहे थे उस टाइप पे। तो जो रेलेवेंट है आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजर को पता होता है कि कौन सा WS एलिमेंट को टैग करना है, प्रोक्यूरमेंट के लिए वो सारा यूजर्स को पता होता है क्या डालना है। तो हमारे लिए हमको सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन ट्रेनिंग सिस्टम, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई हैव टू गो टू द F4 करके, मैं यहाँ पे F4 करके मैं कर सकता हूँ, मतलब वहां पर देख सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि अकाउंट प्रोसेस क्या है कि अकाउंट असाइनमेंट इज असाइन टू ईच लाइन आइटम। हमने देखा कि हर लाइन आइटम में असाइन करते हैं। इट लिंक्स द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट टू द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ, तो जो भी कॉस्ट सेंटर है, इंटरनल ऑर्डर है, इट लिंक्स दैट टू दैट कॉस्ट ऑफ, तो जो भी कॉस्ट सेंटर है वो लिंक हो जाता है और पैसा वहां से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग क्या है, इट डिटरमाइंस हाउ द कॉस्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पैसा स्टॉक अकाउंट से नहीं, बट वो जो कॉस्ट सेंटर है उसके GL से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे चला जाता है कॉस्ट। तो ही विल पे टू दैट टू द फॉर द प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब आपको पता है A इज फॉर एसेट, K कॉस्ट सेंटर, P इज फॉर प्रोजेक्ट, F इज फॉर इंटरनल ऑर्डर। तो F इज फॉर इंटरनल ऑर्डर और आपका प्रोडक्शन ऑर्डर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो एंड ये Q इज फॉर मेंटेनेंस ऑर्डर, तो कोई भी इक्विपमेंट के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर है तो वो Q है, ठीक है। तो इस तरह से यूज केसेस होता है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट है आइटम कैटेगरी। देखो आइटम कैटेगरी क्या है, हाउ किस तरह का आइटम है, तो हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर हैंडल्ड, ठीक है, और सर्विसेज, ठीक है। अब ये समझ लो एक बार, ब्लैंक इज, अगर मान लो कि आइटम कैटेगरी का जो फील्ड है वो ब्लैंक है, मतलब इट्स अ रेगुलर मटेरियल मतलब जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, फिर सेमी फिनिश्ड हो गया, तो रेगुलर आइटम्स जो कि हम टच एंड फील कर सकते हैं, ठीक है, जो सर्विस नहीं हो, मतलब कि इट इज टेंजिबल एंड टच एंड फील कर सकते हैं, जो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट है, स्पेशल कुछ नहीं है, मतलब ना कंसाइनमेंट है ना सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, इट्स नॉर्मल मटेरियल्स, तो स्टैंडर्ड होगा। अच्छा, अगर सर्विसेज प्रोक्योर करना है तो डी करना पड़ेगा, तो डी इज फॉर सर्विसेज, ठीक है। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस रन करना है तो एल होगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, जब मैं बता रहा था कि उसके लिए इन्फो रिकॉर्ड बनता है, राइट। इन्फो रिकॉर्ड इज मैंडेटरी फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो पहले इन्फो रिकॉर्ड बनेगा, फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ऑर्डर बनेगा, तो ऑर्डर में एल टैग करना पड़ेगा फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियोस, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ है,
कुछ ड्रॉप शिपमेंट है, मान लो कि होता है ना कि जैसे मैंने बोला वेंडर को बोला कि तुम कस्टमर का घर में तुम दे दो, तो ड्रॉप शिपमेंट होता है, तो थर्ड पार्टी होता है, तो 3 पार्टी होता है, मैं और जो मेरा वेंडर और कस्टमर, तो 3 पार्टी होता है, तो थर्ड पार्टी 3 पार्टी है। तो मटेरियल्स अगर थर्ड पार्टी से कोई आता है तो है, मतलब कि मैंने एक वेंडर को कांटेक्ट किया, उसने बोला कि मेरा एक और पार्टी है जो कि देता है, तो वो थर्ड पार्टी इस तरह से हो गया। मैं एक पार्टी जो वेंडर्स को मैंने अप्रोच किया वो सेकंड पार्टी, और तीसरा जगह से जहां से माल आ रहा है वो थर्ड पार्टी है। और कंसाइनमेंट प्रोसेस रन करना है तो के करना पड़ेगा। तो जब मटेरियल का कंसाइनमेंट आता है हम वेंडर से मांगते हैं, वो एक जैसे मैंने बताया था कौन सा कंसाइनमेंट प्रोसेस है, एक कंटेनर आता है हमारे पास पे, इट इज टेकन केयर बाय द वेंडर, ठीक है। और आई ओनली डू द परचेज ऑर्डर एंड जीआर, तो जीआर करके मैं रख देता हूँ एंड इट शोज अंडर वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। तो जब मैं पे नहीं करता हूँ, पे तभी करता हूँ, द लायबिलिटी फॉर पेमेंट जनरेट्स ओनली व्हेन आई विथड्रॉ द मटेरियल। तो जब मैं कंसाइनमेंट से अपने स्टॉक्स पे विथड्रॉ करता हूँ मटेरियल्स, देन ओनली आई पे। तो जितना बार मैं विथड्रॉ करूंगा उतना बार मैं पेमेंट करता हूँ वेंडर को, ठीक है। तो दैट इज कंसाइनमेंट प्रोसेस। तो उसके लिए तो के डालना पड़ेगा, और अगर कुछ हम मटेरियल वेंडर के लिए हम डालते हैं तो मटेरियल प्रोवाइडेड टू वेंडर, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनारियो में होता है, बट नॉर्मली हमारा डी एल और के इज इंपॉर्टेंट, सर्विस कंसाइनमेंट एंड एल, थर्ड सॉरी, डी एल एंड के, सर्विस, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंसाइनमेंट। जैसे यहाँ पे कोई सा भी पीओ ले लो आप, यहाँ पे आइटम देखो, यहाँ पे देखो आइटम कैटेगरी डी है ना, यहाँ पे देखो तीसरे लाइन आइटम पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जीएल है, कॉस्ट सेंटर, ये भी पी है, तो उसका प्रोजेक्ट आ गया। तो तो कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए सर्विस प्रोक्योर हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, आइटम कैटेगरी नॉर्मल है, नॉर्मल मटेरियल फॉर दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी है नॉर्मल मटेरियल फॉर दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या है, सर्विस प्रोक्योरमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डी है उसमें उसके लिए क्या है कि देखो यहाँ पे वो होता है, मैं जो बता रहा था, तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो लिमिट अगर कंसाइनमेंट है तो के डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एल के लिए ये एल है, सर्विस के लिए है, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विस। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इन एमएम सिनेरियो, ठीक है। तो अगर आइटम कैटेगरी को लेना है तो यहाँ पे भी आइटम कैटेगरी को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैंने फिल्टर हटा दिया, ठीक है। तो फिल्टर के लिए या जो लिया वो राइट कर दूंगा तो वो चला जाएगा, ठीक है। अब देखो उसका जो कैटेगरी है ईकेपीओ में है ना, तो देखो यहाँ पे के एनटीटीपी है, आइटम कैटेगरी का है जो पीएसटी वाईपी, जैसे आइटम कैटेगरी, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा चेंज है, मैं इसको इसके बाद रखता हूँ, ठीक है। अब देखो दिस इज अकाउंट असाइनमेंट, दिस इज आइटम कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं टैग करता हूँ डी सर्विस, तो टेबल में वो न्यूमेरिक सेव होता है, न्यूमेरिक नहीं, अल्फा न्यूमेरिक भी, मतलब एक कैरेक्टर का सेव होता है, बट इट इज नॉट लाइक बी, मतलब लिमिट के लिए जैसे बी था तो उस सेव होता है, उस तरह से नहीं, मतलब यहाँ से 0 फॉर स्टैंडर्ड, लिमिट फॉर 1, कंसाइनमेंट का 2 है, 3 सब कॉन्ट्रैक्टिंग, 4 मटेरियल अननोन। तो इस तरह स्टॉक ट्रांसफर सर्विस का ये है। तो टेबल में जो सेव होता है तो मतलब इस वैल्यू से सेव होता है, ठीक है। मतलब एल और ये सब नहीं होता, तो इसमें टेबल पे इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी दैट इज सेव, ठीक है। क्लियर है ना ये पार्ट, जब टेबल में सेव होता है ये सब जेनेरिक हो जाता है, तो जहाँ पे ये सब चीजें है ना तो वो जेनेरिक हो जाता है, जब मतलब यहाँ पे देखो ये लिमिट, कंसाइनमेंट, ये सारा नंबर्स पे कन्वर्ट हो जाता है जब टेबल में सेव होता है। तो उस तरह से सर्च करो, तो जैसे मुझे चाहिए क्या, 2, 3 एंड 9 चाहिए, ठीक है। ओके, तो एक बार ना हम दोबारा से रन करते हैं ना, तो यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। देखो 2 है, 2 का ये लेटेस्ट ही बना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ये है, तो दिस इज ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आइटम कैटेगरी इसकी, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि के, यहाँ पे भी के है, ठीक है, और यहाँ ये अकाउंट असाइनमेंट का के मतलब कॉस्ट सेंटर है, और जो आइटम कैटेगरी का है दैट इज कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अकाउंट असाइनमेंट के इज फॉर कॉस्ट सेंटर एंड आइटम कैटेगरी के इज फॉर कंसाइनमेंट, ठीक है। तो जब कंसाइनमेंट का प्रोसेस रन होता है तो वो के करना पड़ता है, ठीक है।
सो दिस मटेरियल इज अ कंसाइनमेंट मटेरियल, ठीक है। उसका परचेज ऑर्डर हिस्ट्री देखो, तो उसके लिए देखो गुड्स रिसीट हुआ है, जो भी कंसाइनमेंट है उसका हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। वो गियर आ रहा है, मान लो कोई सा भी पार्ट हो। तो इसमें क्या है कि टाइप ऑफ मटेरियल, इससे अकाउंट असाइनमेंट का रिलेशन देखो, ये ब्लैंक है, देखो अकाउंट असाइनमेंट ब्लैंक है तो देयर इज नो अकाउंट असाइनमेंट टैब, ठीक है। कंसाइनमेंट है तो प्रोसेस हम डिफाइन कर रहे हैं, तो किस तरह का आइटम है, तो किस तरह का प्रोक्योरमेंट है, दैट वी डिफाइन, ठीक है, कंसाइनमेंट आई के लिए, ठीक है। तो इसमें अलग कोई टैब नहीं होता है, इसका जो सिर्फ वो परचेजिंग का प्रोसेस चेंज होगा। तो कंसाइनमेंट का जो प्रोसेस है वी हैव टू फॉलो दैट, जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस है वी हैव टू फॉलो दैट। और 9 हम देख रहे थे, राइट। 9 के लिए ये है, मैं इसको ध्यान दूँ तो 9 का ये है, देखो यहाँ पे दोनों है अननोन, तो अकाउंट असाइनमेंट अननोन मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, अकाउंट असाइनमेंट का नहीं होगा, ठीक है। तो हम टैग नहीं कर सकते। सो सर्विस, अब सर्विस क्या है, विल टॉक अबाउट सर्विस मास्टर एज वेल इन द नेक्स्ट क्लास। तो सर्विस मतलब मटेरियल नहीं है, जैसे मैं कार रेंटल सर्विसेज है, ठीक है, या फिर एसी रिपेयर सर्विस है, एसी मेंटेनेंस सर्विस है, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है, ठीक है। ये सब क्या है, ये मटेरियल नहीं है, दिस इज सर्विस, तो इसीलिए मटेरियल ब्लैंक होता है। देखो ये, तो दिस इज के, तो इसमें क्या बोल रहा है कि दिस लाइन, दिस कैलिब्रेशन ऑफ क्वालिटी टूल्स, दिस इज द सर्विस, मटेरियल इसमें ब्लैंक है। प्लांट रिनोवेशन इज अ सर्विस, ठीक है, उसके लिए मटेरियल नंबर ब्लैंक है, ठीक है। अभी देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, मतलब कॉस्ट सेट, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, ये सर्विस मतलब ये सर्विस मतलब ये टैग डी है, मतलब ये सर्विस इज फॉर दिस कॉस्ट सेंटर, ठीक है। इसमें क्या है, प्लांट रेनोवेशन में कर रहा हूं विच इज अ सर्विस फॉर दिस कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो आई कैन डिफाइन इट लाइक वाइज, ठीक है। पहला है कैलिब्रेशन, एक कॉस्ट सेंटर के लिए सर्विस प्रोक्योर कर रहा हूं, ये सर्विस इस कॉस्ट सेंटर के लिए प्रोक्योर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी फर्स्ट लाइन आइटम का भी टैग है, कौन सा टैग हो रहा है, कॉस्ट सेंटर, एक ये है तो कॉस्ट सेंटर, इसके लिए सर्विस, मतलब इस कॉस्ट सेंटर के लिए मैं सर्विस प्रोक्योर कर रहा हूँ। कौन सा सर्विस, कैलिब्रेशन ऑफ क्वालिटी टूल्स, उसके लिए सारा चीज ऑटोमेटिकली होता है, कॉस्ट सेंटर नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज प्लांट रिनोवेशन, किसके लिए हो रहा है, ये भी कॉस्ट सेंटर के लिए हो रहा है, कौन सा कॉस्ट सेंटर, ये कॉस्ट सेंटर, इसका कंट्रोलिंग एरिया आ जाता है, एंड इट इज अ सर्विस, कौन सा सर्विस, प्लांट रिनोवेशन, किसके लिए, ये कॉस्ट सेंटर के लिए, तो कॉस्ट सेंटर टैग कर लिया, सर्विस के लिए सर्विस टैग कर दिया, मटेरियल नहीं है मतलब सर्विसेज है, ठीक है। ये जो सर्विस है इट इज वन एक्टिविटी, तो इट इज एन एक्टिविटी, हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो इट्स एन एक्टिविटी। तो जो यूनिट ऑफ मेजर है दैट इज एक्टिविटी यूनिट, AU इज एक्टिविटी यूनिट, प्लांट रेनोवेशन इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, तो हम एक एक्टिविटी की बात हो रही है, तो उसके लिए 12,000 रुपया है, इसको पूरा सर्विस को देने के लिए या कंप्लीट करने के लिए 12,000 USD है, और प्लांट रेनोवेशन पूरा करने के लिए ये 40,000 रुपया है, ठीक है। तो ये वाला नेट प्राइस जो हम बोल रहे हो, जो हम बोल रहे हैं, तो इट्स वन एक्टिविटी। इसके लिए कार रेंटल सर्विसेज इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, AC रिपेयर सर्विसेज इज ऑल्सो एक्टिविटी, यू नो, हाउस कीपिंग या फ्लोर क्लीनिंग सर्विसेज इज वन एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिविटी यूनिट होता है, तो सर्विस के केस में हमेशा याद रखना इट इज ऑलवेज एक्टिविटी यूनिट। इसके लिए भी सेम है, प्लांट है, लोकेशन है, ठीक है। और परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो प्लांट, देखो ये फर्स्ट आइटम की, सॉरी ये फर्स्ट आइटम के लिए देखो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या है, सर्विस एंट्री होता है, जैसे एक मटेरियल को जब हम मटेरियल को जब हमारे पास आता है तो इट इज GR होता है, गुड रिसीट, ठीक है। सर्विस के केस पे वो GR नहीं होगा, इट वुड बी सर्विस एंट्री, ठीक है। ये सारे हैं, तो वी टॉक अबाउट सर्विसेज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंसाइनमेंट, ये तीन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस तरह का मटेरियल है या सर्विस है वो हम डालते हैं सर्विस कैटेगरी पे, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम कैटेगरी इज ऑफन कॉन्फिगर्ड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप एंड अकाउंट। तो आइटम कैटेगरी का डिटर्मिनेशन कॉन्फ़िगरेशन से होता है, विल टॉक अबाउट दैट कि कौन से डॉक्यूमेंट टाइप के साथ क्या क्या ले सकते हैं, वो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। तो आइटम कैटेगरी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन हमको करना पड़ता है, वी कैन सेट कि कौन सा यूज कर सकते हैं इन SPRO, एंड इसका है स्टैंडर्ड इज फॉर रेगुलर प्रोक्योरमेंट, डी सर्विस व्हेन प्रोक्योरिंग सर्विस इंस्टेड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन हम आउटसोर्स करते हैं, जैसे हम पार्ट नहीं बना सकते हैं, मान लो मशीनरी नहीं है मेरे पास, रॉ मटेरियल है
तो हम सब कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं विथ द मटेरियल्स और वो हमको पार्ट बना के देता है। तो वो प्रोसेस करने के लिए वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके लिए एल टैग करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी के लिए एक्सटर्नल वेंडर से टी नहीं होगा, ये कुछ और होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसके लिए वो थर्ड पार्टी है। कंसाइनमेंट के लिए किए है, ठीक है। और इसमें इम्पैक्ट क्या होता है कि डिटरमाइंस द फील्ड्स दैट नीड्स टू बी पॉपुलेटेड इन द आइटम लाइन। तो कौन कौन से फील्ड इसमें पॉपुलेट होगा, दैट वी कैन सी। तो जैसे हमने सर्विस प्रोक्योर किया तो नीचे जो टैब है परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का, वो फिर चेंज हो जाएगा, मतलब वो सर्विस एंट्री का लाइन आएगा जब मैं सर्विस प्रोक्योर करूंगा, ठीक है। इनवॉइस वेरिफिकेशन और गुड रिसीट चेंज हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे सर्विसेज दिखेंगी मटेरियल के अगेंस्ट में अगर सर्विस होगा है। तो यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए टी कोड्स अलग है उसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो उस तरह से वो चेंज होता जाएगा, उसका फील्ड्स एंड उसके जो भी जीआर और इनवॉइस है उस तरह से वो चेंज होता जाएगा टाइप ऑफ प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से। तो दिस इज ऑल अबाउट आइटम कैटेगरी। So that is all in this video. If you got value from this video, do like, comment and share with your friends. Do not forget to subscribe to the channel. If you have any questions or feedback, share them in the comment section below. Till we meet again next time, you all take care and goodbye.